नमस्कार बच्चों। बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी की छठी कक्षा की हिंदी पुस्तक वसंत भाग 1 के पाठ 10 झांसी की रानी, जो कि एक कविता है और जिसकी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आइए हम पाठ का व्याख्यान आरंभ करते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। घूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सिंहासन हिल उठे अर्थात सिंहासन से राजा उठ खड़े हुए। राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। जो राजा महाराजा थे वो क्रोधित हो गए, और जब क्रोधित हो जाता है कोई इंसान तो अपनी भ्रिकुटी को तान लेता है, यानी जो हमारी आईब्रोज होती हैं उसके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि हम गुस्से में हैं। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। जो भारत था, शिथिल पड़ा हुआ भारत था, वो भी अब जोश में आ गया था। वो अपनी स्वतंत्रता की कीमत को पहचानने लगा था। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। हम अंग्रेजों के गुलाम थे। अंग्रेजों के गुलाम होने के बावजूद भी कुछ राजा जो थे वो शासन कर रहे थे, लेकिन उनको कोई अधिकार नहीं थे। तो आज उन्होंने अपनी गुमी हुई आजादी की, जो आजादी उनसे छीन ली गई थी, उसकी कीमत को पहचान लिया और उन्होंने मन बना लिया कि वो अपने देश से अंग्रेजों को बाहर निकाल के ही दम लेंगे। ये सारी घटना हुई सन 1857 में। सन 1857 में उनके म्यानों में पड़ी हुई पुरानी तलवारें बाहर निकल आई, क्योंकि अब वो युद्ध के लिए जागृत हो चुके थे। अब वो जागृत हो चुके थे अपने देश को आजाद करने के लिए। हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेज की गलत नीतियों से देशी शासक वर्ग चिंतित थे। देशी शासक यानी जो देश में राजा शासन कर रहे थे, अपने शोषण और अपमान से राज परिवारों की भौहें क्रोध से तन गई। वर्षों की गुलामी ने जिस भारत को बूढ़ा और कमजोर कर दिया था, उसमें भी नई जवानी का नया जोश आ गया। सबको अपनी खोई हुई स्वतंत्रता का महत्व समझ आने लगा और सबने ये निश्चय कर लिया कि अंग्रेजों को वो देश से बाहर निकाल देंगे। सन 1857 की लड़ाई में उनकी म्यानों में पड़ी हुई पुरानी तलवारें भी चमक उठी और मर्दों के साथ किसी मर्द की भांति वीरता से वह स्त्री खूब लड़ी, जो झांसी की रानी थी। बुंदेलखंड के वासी हमें उनकी कथा सुनाया करते थे। बुंदेलखंड के वासी ये एक विशेष जाति होती है जिनका काम होता है राजा महाराजाओं की प्रशंसा का यशोगान करना या उनके गीत सुनाना, एक जगह से दूसरी जगह पर उनके यश की गाथा को गाना। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद सुबानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन थी। जो लक्ष्मीबाई थी उसका कोई भाई नहीं था। वो अपने पिता की इकलौती संतान थी और वो कानपुर के नाना को अपना भाई मानती थी और वो भी उसे अपनी मुंह बोली बहन कहते थे और उसे प्यार से छबीली पुकारा करते थे। नाना के संग ही वह पढ़ती थी, नाना के संग ही वह खेलती थी और उसके बचपन के जो खेल थे वो बरछी ढाल कृपाण कटारी थे। उसे गुड्डे गुड़ियों से खेलना नहीं पसंद था, उसे युद्ध करना पसंद था। युद्ध करना उसका खेल हुआ करता था। और उस जमाने में शिवाजी की वीर गाथाएं, क्योंकि शिवाजी जो थे बहुत ही वीर थे और किसी भी युद्ध में जीत कर ही वापस आते थे, तो उसे वीर शिवाजी की गाथाएं मुंह याद थी। ये सारी बातें हमें बुंदेले हरबोलो के मुंह से पता चलती हैं कि मर्दों के समान लड़ने वाली वह झांसी की रानी थी। हम ये भी कह सकते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने पिता की इकलौती संतान थी। कानपुर के नाना उसे अपनी बहन मानते थे। वह बहुत सुंदर थी। नाना के साथ ही वह पढ़ती थी और उसी के साथ खेलती थी। उनकी दोस्ती केवल बरछी ढाल तलवार और कटार से थी। उसे गुड्डे गुड़ियों से खेलना
बिल्कुल पसंद नहीं था, जो कि एक लड़की के शौक हुआ करते हैं। उसे लड़कियों वाले कोई शौक नहीं थे। शिवाजी की वीरता की गाथाएं उसे जुबानी याद थी, और बुंदेलखंड के वे वासी ये कहते हैं कि वो एक महान योद्धा थी जो युद्ध में मर्दों की भांति लड़ी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते, उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना, और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। हम लक्ष्मी को क्या कहें, हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को क्या कहें? हम उन्हें लक्ष्मी कहें, दुर्गा कहें, या हम ये कहें कि वीरता के रूप में उन्होंने स्वयं अवतार लिया था। उनको देखकर मराठे खुश हुआ करते थे, उनके तलवारों के वार देखकर वो बहुत प्रसन्न हुआ करते थे कि एक लड़की इतनी अच्छी तलवारबाजी करती है। नकली युद्ध करना, व्यू की रचना करना और खूब शिकार करना, सैन्य को घेरना, सैनिकों को घेरना, उन पर आक्रमण करना, किलों को तोड़ना, ये उसके प्रिय खेल थे। उसे लड़कियों का कोई भी खेल पसंद नहीं था। वो सारे वो खेल खेलती थी जो वीर पुरुष खेला करते थे। और उसकी कुलदेवी जो थी वो महाराष्ट्र की कुलदेवी थी और आराध्य भवानी थी, जिसकी वो आराधना करती थी वो भवानी थी। ये सारी बातें हमें बुंदेलखंड के उन वासियों से पता चलती हैं कि मर्दों के समान लड़ने वाली वह झांसी वाली रानी थी। हम ये भी कह सकते हैं कि यह कहना मुश्किल है कि रानी लक्ष्मीबाई लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, या स्वयं वीरता के रूप में उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया था। उनकी तलवारबाजी को देखकर मराठे प्रसन्न हुआ करते थे। उनके नकली युद्ध, दुश्मनों को घेरना, शिकार करना, सैन्य घेरना, किले तोड़ना, ये उनके बचपन के प्रिय खेल थे। और महाराष्ट्र की कुलदेवी माँ दुर्गा, जो माँ भवानी है वो माँ दुर्गा है। माँ दुर्गा की वह पूजा करती थी और उनको ही अपनी आराध्या देवी मानती थी। बचपन से ही उनमें वीरता के संस्कार भरे हुए थे। बचपन से ही उनके अंदर वीरता के सभी गुण थे। बुंदेलवासी उस वीर स्त्री के पौरुष की कथा हम सबको सुनाते हैं कि मर्दों के समान लड़ने वाली वह झांसी की रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी, वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, यानी जो लक्ष्मीबाई थी वो वीर थी, और झांसी के जो राजा थे गंगाधर राव, वो बहुत धन से समृद्ध थे। तो लक्ष्मी और वीरता दोनों का साथ में मिलन हुआ और उन दोनों का विवाह हुआ। और विवाह के बाद जब रानी झांसी में आई और महारानी बनी, तो वो महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई और राजमहल में चारों तरफ खुशियां छा गई। और ऐसा लगा कि जैसे वह सुभट बुंदेलों के समान, यानी वीर योद्धा, सुभट होता है वीर योद्धा के समान उस झांसी में उन्होंने प्रवेश किया। ऐसा लगा उन दोनों का जो जोड़ा था, उन दोनों की जो जोड़ी थी वो ऐसी थी जैसे चित्रा ने अर्जुन को पा लिया हो और शिव से माँ भवानी यानी पार्वती मिल गई हो। और ये सारी बातें हमने बुंदेलखंड के लोगों से सुनी हैं कि मर्दों के समान लड़ने वाली वह तो झांसी की रानी थी। हम ये भी कह सकते हैं कि वीरता की प्रतीक रानी का विवाह सुख समृद्धि के प्रतीक झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। राजमहल में चारों ओर खुशियां छा गई, बधाई के गीत गाए गए। बुंदेलखंड के वीर योद्धाओं के यश का गीत जो दुनिया गाती थी, रानी लक्ष्मीबाई उस गीत को चरितार्थ करने झांसी के महलों में आ गई थी। ऐसा प्रतीत हुआ जैसा चित्रा ने अर्जुन को पा लिया और शिव ने पार्वती को पा लिया। आज भी बुंदेलखंड वासियों के मुख से हम उस वीर रानी की कथा को सुनते हैं जिसने पुरुषों को भी कड़ी टक्कर दी और युद्ध के मैदान में डटी रही।
उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदे ले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य, यानी ऐसा लगा झांसी का सौभाग्य उदित हो गया, चारों ओर खुशहाली छा गई। लेकिन शायद भगवान को ये पसंद ही नहीं था, शायद भगवान को ये मंजूर नहीं था कि अचानक से झांसी में काली घटा घिर आई, यानी दुर्भाग्य के बादल घिर आए। और शायद उस वीर स्त्री के हाथों में भगवान को चूड़ियां पसंद नहीं थी, इसलिए राजा की अचानक मृत्यु हो गई और रानी विधवा हो गई। और भगवान को भी दया नहीं आई कि उसे इतनी जल्दी विधवा बना दिया। राजा जब मरे उनकी कोई संतान नहीं थी और रानी शोक में डूब गई। ये सारी बातें हमें बुंदेलखंड के लोगों से पता चलती हैं कि मर्दों के समान लड़ने वाली वह झांसी की रानी थी। हम ये भी कह सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में सौभाग्य का उदय हुआ, क्योंकि उसका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। महलों में खुशहाली छा गई, लेकिन भाग्य को यह मंजूर न था। समय का चक्र शीघ्र ही उनके जीवन में अंधकार ले आया। तीर कमान थामने वाले उनके हाथों में भाग्य से सुहाग की चूड़ियां देखी नहीं गई। राजा जी निसंतान ही चल बसे, रानी विधवा हो गई। रानी के दुख की कोई सीमा नहीं थी, ईश्वर को भी शायद उन पर दया नहीं आई। बुंदेलखंड वासी हमें उसी वीर और साहसी रानी की कथा सुनाते हैं कि मर्दों के समान लड़ने वाली वह झांसी की रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब, डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई बिरानी थी, बुंदे ले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब झांसी का दीपक बुझ गया, जब राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और डलहौजी को जब ये पता चला, तो वो मन ही मन बड़ा खुश हुआ और उसने राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। जो लॉर्ड डलहौजी था, उसकी नीति थी राज्य हड़प कर लेना, यानी राज्य हड़प कर लेने की नीति के अंतर्गत उसने ये बहुत अच्छा अवसर पाया था, क्योंकि उसका ये नियम था कि अगर किसी राज्य में कोई भी राजा ना हो और उसका कोई वारिस ना हो, तो वो उस पर अपना कब्जा कर लेता था। और जब उसे पता चला कि झांसी का राजा निसंतान ही मर गया है, तो उसने जल्दी से अपनी फौज को भेजा और झांसी के किले पर अपना झंडा फहरा दिया। झांसी जो लावारिस थे, जिसका कोई वारिस नहीं था, ब्रिटिश राज्य, जो ब्रिटिश का वो राज्य था, वो वहां पर राजा बनकर आ गया। और अश्रुपूर्ण रानी, जो बिल्कुल शोक में डूबी हुई थी रानी, अभी वो उभर भी नहीं पाई थी कि उसने देखा कि झांसी तो बिल्कुल वीरान हो गई, झांसी पर तो अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। और ये सारी बातें हमें बुंदेलखंड के उन वासियों से पता चलती हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि राजा की मृत्यु के बाद झांसी का दीपक बुझ गया, राज्य में दुख का अंधेरा छा गया, चारों ओर केवल दुख ही दुख दिखाई दे रहा था। पूरा झांसी राज्य शोक में डूबा हुआ था, उसकी देखभाल करने वाला अब कोई न रहा। यह समाचार जानकर लॉर्ड डलहौजी मन ही मन बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा कि राज्य को हथियाने का यह अच्छा मौका है। उसने तुरंत ही अपनी सेनाएं भेज दी और झांसी के किले पर अपना झंडा फहरा दिया और स्वयं को उस राज्य का अधिकारी घोषित कर दिया, जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। आंखों में आंसू भरे हुए रानी ने देखा कि झांसी बिल्कुल सुनसान हो गई है। वहां अजीब सी नीरवता छाई हुई थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने उस हिम्मत वाली रानी की यह कहानी सुनी थी, जो जमकर दुश्मनों से लड़ी थी और युद्ध के मैदान में डटी रही थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे,
अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी, बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है, यानी कोई कितनी भी अनुनय कर ले, विनय कर ले, रिक्वेस्ट कर ले, ये अंग्रेज ऐसे थे जो कुछ भी नहीं सुनते थे, किसी की फीलिंग्स को नहीं समझते थे। जब वो भारत आए थे तो व्यापारी बनकर आए थे और हम भारतवासियों ने उनका अतिथि के रूप में सत्कार किया था, उन्हें अपने राज्य में व्यापार करने की परमिशन दी थी, अनुमति दी थी। लेकिन जब इन लोगों ने भारत के राज्यों पर एक एक करके कब्जा कर लिया तो इन्होंने किसी को भी नहीं सुना, किसी की भी अनुनय विनय को नहीं सुना। डलहौजी ने पैर पसारे, डलहौजी ने अब पैर पसारे, वो एक एक करके बहुत सारे राज्यों पर कब्जा करता जा रहा था। उसने राजाओं नवाबों सबको अपने पैरों की जूती बना लिया था। वो राजा और नवाब सिर्फ नाम के राजा और नवाब थे। राजाओं की जो रानियां थी उनको उन्होंने दासी बना लिया था, नवाबों की जो बेगम थी उनको भी उन्होंने अब दासी बना लिया था। और जो अंग्रेज कभी हमारे दास हुआ करते थे, अब उनकी जो पत्नियां थी, जो दासी थी, वो अब महारानी बनकर बैठ गई थी और महारानी बनकर अपने आदेश चला रही थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने ये सारी बातें सुनी थी कि मर्दों के समान लड़ने वाली वह झांसी की रानी थी। हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों की चालाकियों को समझना कठिन था। अंग्रेज बहुत चालाक थे, वे किसी की प्रार्थना नहीं सुनते थे। जब वे व्यापारी बनकर भारत आए थे तब उन्होंने हमसे दया मांगी थी और हम भारतवासियों ने उनका अतिथि सत्कार किया था। लेकिन अब डलहौजी ने देश में अपना राज्य विस्तार आरंभ कर दिया था, यानी अपने देश को, मतलब देश पर एक एक राज्य पर अपना कब्जा करते हुए वो अपने राज्यों की सीमा को बढ़ाता जा रहा था। उनका स्वरूप बदल गया था। राजाओं और नवाबों को भी वह अपने पैरों की धूल समझने लगा था, वह उन्हें अपने पैरों की जूती समझने लगा था। नवाबों और राजाओं की रानियां अब दासी बन गई थी और अंग्रेज महिलाएं महारानी बनती चली जा रही थी। बुंदेले के मुंह से हमने लक्ष्मीबाई की वीरता की सभी कहानियां सुनी थी कि मर्दों के समान लड़ने वाली वह झांसी की रानी थी। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था व्रज निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों ने एक एक करके अलग अलग राज्यों पर कब्जा करने शुरू कर दिया। पहले उन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया, फिर लखनऊ, फिर पेशवा था बिठूर में, उन्होंने एक पेशवा, बिठूर के जो पेशवा थे उन्हें कैद कर लिया। फिर नागपुर को अपने कब्जे में किया, उसके बाद उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सबको एक एक करके वो अपने कब्जे में करते गए और वहां पर अपना झंडा फहराते गए। सिंध पंजाब ब्रह्म पर भी अभी हुआ था वज्रपात और इन सब राज्यों पर भी अभी अभी अंग्रेजों ने अपना आक्रमण किया था। बंगाल और मद्रास की भी यही कहानी थी और ये सारी बातें हमें बुंदेलखंड के उन वासियों से पता चलती हैं जो राजाओं का यशोगान गाया करते थे। हम ये भी कह सकते हैं अंग्रेजों ने राजधानी दिल्ली छीन ली, देखते ही देखते लखनऊ पर भी अधिकार कर लिया। उन्होंने पेशवा को बिठूर में ही कैद कर दिया, नागपुर पर भी धोखे से अधिकार कर लिया। उदयपुर, तंजौर, सतारा और कर्नाटक की भी उनके सामने कोई हैसियत न थी। सिंध, पंजाब और ब्रह्मपुत्र पर भी उनके भीष्म आक्रमण की मुसीबत आई। बंगाल और मद्रास आदि राज्यों की भी यही दशा थी। बुंदेले हमें इनकी कथा के साथ रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कथा भी सुनाते हैं कि मर्दों के समान लड़ने वाली वह झांसी की रानी थी। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलख हार। यूं पर्दे की इज्जत पर देशी के हाथ बिकानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी।
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब जब राजाओं और नवाबों को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया, अपना गुलाम बना लिया, तो उनकी जो रानियां थी वो रनिवासों में रो रही थी। नवाबों की जो बेगम थी वो गम में डूब चुकी थी, क्योंकि अंग्रेजों ने उनके गहने और कपड़े उतरवा कर कलकत्ते के बाजार में बेचना प्रारंभ कर दिया। भारतीय स्त्रियों की जो इज्जत होती है वो उनके गहने और कपड़े होते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने इसको नहीं समझा और उन्होंने रानी महारानियों के कपड़े, बेगमों के कपड़े बाजार में बेचने शुरू कर दिए, नीलाम करने शुरू कर दिए। अंग्रेजों के जो अखबार थे वो नीलामी के विज्ञापन छापा करते थे, एडवर्टाइजमेंट छापा करते थे कि नागपुर के जेवर ले लो और लखनऊ के नौलख हार ले लो, क्योंकि लखनऊ का जो नौलख हार था वो बहुत प्रसिद्ध था और नागपुर के जेवर बहुत फेमस थे। तो वो अपने विज्ञापन के टाइटल में ये लिखते थे कि नागपुर के जेवर ले लो और लखनऊ के लो नौलख हार। और जो पर्दे में रहने वाली इज्जत थी वो सब अब अंग्रेजों की गुलाम हो चुकी थी और बाजार में खुले आम नीलाम हो रही थी। ये सारी बातें हमें बुंदेलखंड के उन वासियों से पता चलती है जो राजा महाराजाओं की यशोगाथा को सुनाते थे। हम ये भी कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने देशी राजाओं और नवाबों का अपमान किया, जिससे रनिवासों में उनकी रानियां और बेगमें दुख से बेहाल हो गई और दिन रात रोने लगी। उनके गहने और कपड़े कलकत्ते के बाजार में बेचे जाते थे। अंग्रेज अपने अखबारों में खुले आम उनकी नीलामी के विज्ञापन छापते थे। इस प्रकार पर्दे में रहने वाली भारत की इज्जत विदेशियों के हाथों बेची जा रही थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने रानी लक्ष्मीबाई के पौरुष और वीरता की कहानियां सुनी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में भी था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, यानी महलों की बात हम क्या करें, महलों में रानियां और बेगमें तो बहुत परेशान थी ही, उनका अपमान हो रहा था, लेकिन जो कुटियों में रहने वाले लोग थे, गरीब लोग थे, वो भी बहुत परेशान थे, क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें भी बहुत ज्यादा वेदना, दुख देना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन जो कुछ वीर सैनिक बच गए थे उनमें अब भी अपने पुरखों का अभिमान शेष था और उन्होंने सोच लिया था कि हम इनको अपने देश से बाहर निकाल के ही दम लेंगे। और फिर नाना धुंधु पंत पेशवा, जो कि लक्ष्मीबाई के मुंह बोले भाई थे, उन्होंने युद्ध का सामान एकत्रित करना इकट्ठा किया और बहन छबीली और नाना धुंधु पंत पेशवा की जो बहन थी छबीली, यानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने भी रणचंडी के रूप में युद्ध करने का निश्चय कर लिया। और उन्होंने, जैसे हम किसी कार्य का आरंभ करने के लिए यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, ऐसे ही इन्होंने भी युद्ध का प्रण ले लिया, युद्ध का यज्ञ प्रारंभ कर दिया और सोए हुए जो भारतवासी थे उनको उनकी आजादी के लिए जागृत कर दिया। ये सब बातें हमें बुंदेलखंड के लोगों से पता चलती हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि अंग्रेजों की नीतियों से सभी लोगों में आक्रोश था, सभी लोगों में गुस्सा था, वे अंग्रेजों से बहुत परेशान थे। झोपड़ियों में रहने वाले जहां गहरा कष्ट झेल रहे थे, वहीं महलों में रहने वाले अपने अपमान से आहत थे, अपने अपमान से दुखी थे। दूसरी ओर देश के वीर सैनिक अपने पूर्वजों के प्रति अभिमान के भाव से भरे हुए थे। जो वीर सैनिक थे वो बार बार अपने पुरखों को याद करते थे कि वो बहुत वीर थे, तो हम में भी कोई कमी नहीं है, हम भी उनकी तरह वीर बन सकते हैं। नाना धुंधु पंत पेशवा उसी समय युद्ध के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने में लगे हुए थे। उधर उनकी बहन छबीली लक्ष्मीबाई ने खुले आम रणचंडी का रूप धारण कर युद्ध का ऐलान कर दिया था। इस प्रकार युद्ध का वह पावन यज्ञ शुरू हुआ जिसे देश और देशवासियों के हृदय की सोई हुई ज्योति को जगाना था। बुंदेले हमें उस महान और वीर रानी की कथा सुनाते हैं कि मर्दों के समान लड़ने वाली वह झांसी की रानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी।
झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, यानी महलों में जो आहत लोग थे और झोपड़ी में जो रहने वाले सैनिक थे, उन सब ने निश्चय कर लिया अपने देश को आजाद करने के लिए। और स्वतंत्रता की जो चिंगारी थी वो उनके अंतरतम से आई थी, उनके दिल से आई थी, दिखावा नहीं था। उनकी अंतरात्मा से अपने देश को आजाद करने की एक ज्वाला आ गई थी। झांसी के लोग चेत गए, चेती यानी जाग गए, झांसी के सभी वासी जाग गए, दिल्ली के सभी लोग जाग गए, लखनऊ में भी लपटे छाई थी, लखनऊ के सारे वासी जाग गए, मेरठ कानपुर पटना सब ने ये निश्चय कर लिया कि अब हम अपने देश को आजाद करके ही दम लेंगे। जबलपुर कोल्हापुर सब जगह हलचल मच चुकी थी, अपनी स्वतंत्रता की कीमत सब पहचानने लगे थे और सबने अपने आप को स्वतंत्र कराने का निश्चय कर लिया था। इस क्रांति में पूरा देश भागीदार था। महलों में रहने वालों ने इस आग को रोशन किया और झोपड़ी में रहने वालों ने इसकी लपटों को तेज किया। स्वतंत्रता की यह चिंगारी देशवासियों के हृदय में आई थी। क्रांति की इस लहर ने झांसी और दिल्ली को सावधान कर दिया, यानी झांसी और दिल्ली के लोगों को जागृत कर दिया। लखनऊ को भी उसने अपने लपेटे में ले लिया, यानी हम ये कहें कि लखनऊ को भी अपने साथ ले लिया। मेरठ कानपुर और पटना में भी क्रांति की धूम मच उठी। जबलपुर और कोल्हापुर में भी चिंगारियां भड़कने लगी। ये चिंगारियां कौन सी थी? ये चिंगारियां थी अपने देश को, अपने राज्यों को आजाद कराने की। यह कहानी हमें बुंदेलों के मुंह से सुनी थी कि इस क्रांति में झांसी की रानी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और मर्दों के समान वह युद्ध में लड़ती रही। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तातिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस महान स्वतंत्रता का जो महायज्ञ था, इसमें बहुत सारे वीरवर काम आए, बहुत सारे वीर योद्धा काम आए, जिन्होंने अपने देश को आजाद करने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। आज हम बहुत से लोगों को जानते हैं, लेकिन झांसी की रानी कविता में जिन लोगों के नाम हैं उनमें से हम कितने लोगों को जानते हैं? नाना धुंधु पंत तातिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम। क्या हम इन सबके नाम जानते हैं, जिन्होंने अपने देश को आजाद करने के लिए युद्ध किया और अपने प्राणों की आहुति दे दी? और इनके द्वारा दी गई आहुति अंग्रेजों के लिए जुर्म थी, क्योंकि ये उनके विपरीत खड़े हो गए थे। आज हम इसको कुर्बानी का नाम देते हैं, लेकिन अंग्रेज इसे जुर्म कहते थे। ये सारी बातें हमने बुंदेले हर बोलो के मुंह से सुनी थी कि मर्दों के समान लड़ने वाली वह झांसी की रानी थी। हम ये भी कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के इस महान एवं पुनीत कार्य में कई बहादुर शहीद हुए, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इनमें नाना धुंधु पंत, तात्या और चतुर अजीमुल्ला प्रसिद्ध हैं। साथ ही अहमद शाह मौलवी और ठाकुर कुंवर सिंह जैसे आजादी के वीर सिपाहियों के नाम भी भारत के इतिहास में हमेशा अमर रहेंगे। परंतु इनका यह बलिदान उस समय अंग्रेजों की नजर में अपराध हुआ करता था, लेकिन आज हमारे लिए ये उनकी कुर्बानी है, क्योंकि उनकी ये कुर्बानी ही है जिसकी वजह से आज हम आजाद देश में निवास कर रहे हैं। बुंदेले हमें ये कथा सुनाते हैं जिसमें रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के समान अंग्रेजों के सामने डटकर लड़ती रही। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद असमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
कहते हैं इनकी गाथा को, इनकी कहानी को हम छोड़ देते हैं और अब हम चलते हैं झांसी के मैदान में, जहां पर लक्ष्मीबाई मर्दों के समान मर्दानी बनकर लड़ रही है और लेफ्टिनेंट वॉकर उसके सामने पहुंच गया और वो रानी से लड़ने लगा और रानी ने भी अपनी मयान से तलवार निकाली और उन दोनों के बीच असमानों में द्वंद्व चलने लगा। असमानों यहां क्यों कहा गया है? यहां असमान शब्द का प्रयोग इसलिए कहा गया है क्योंकि एक पुरुष है और दूसरी महिला, क्योंकि युद्ध के नियम यही होते हैं कि एक पुरुष के साथ एक पुरुष का युद्ध हो और एक महिला के साथ एक महिला का युद्ध हो, लेकिन यहां पर द्वंद्व जो था वो असमानों में था, एक पुरुष में और एक महिला में। अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो एक स्त्री से युद्ध कर रहे हैं, उनके लिए सिर्फ ये था कि हमें हर राज्य पर अपना कब्जा करना है। और रानी के वारों से वो जो वॉकर था वो जख्मी होकर भाग गया और उसे बड़ी हैरानी थी कि मैं एक स्त्री से हार गया। बुंदेले हरबोलो के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि मर्दों के समान लड़ने वाली वह झांसी की रानी थी। हम ये भी कह सकते हैं कि अन्य वीरों की कहानी को हम छोड़ देते हैं, अब हम झांसी के युद्ध के मैदान में चलते हैं। यहाँ लक्ष्मीबाई पुरुषों के बीच किसी वीर पुरुष की भांति खड़ी हैं। उसी समय लेफ्टिनेंट वॉकर युद्ध के लिए आ पहुंचा और सैनिकों के बीच से आगे बढ़ने लगा। रानी ने भी तलवार खींच ली और उन दोनों के बीच में युद्ध होने लगा, जिनमें कोई समानता नहीं थी क्योंकि एक पुरुष था और दूसरी स्त्री। रानी की वीरता के सामने वॉकर टिक नहीं पाया और घायल होकर, आश्चर्यचकित होकर वहां से भाग खड़ा हुआ। बुंदेले हरबोलो के मुंह से हमने उस स्त्री के पौरुष की कथा सुनी थी जो जमकर अंग्रेजों से लड़ी थी। रानी बढ़ी कालपी आई, कर सो मील निरंतर पार, घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब रानी ने लेफ्टिनेंट वॉकर को तो हरा दिया, उसके बाद वो आगे बढ़ते बढ़ते कालपी आई। कालपी एक स्थान है जहां पर वो आई 100 मील की दूरी पार करके, और उनका जो घोड़ा था जिस पर वो सवार थी वो घोड़ा जख्मी हो चुका था और इतनी मील की दूरी तय करके 100 मील की दूरी करने के बाद वो वहीं भूमि पर गिर गया और उसी वक्त उसकी मृत्यु हो गई, वो स्वर्ग से धार गया। यमुना तट पर फिर अंग्रेजों ने फिर रानी के साथ युद्ध हुआ। यमुना के तट पर अंग्रेज फिर उसका पीछा करते करते आ गए और रानी और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ और अंग्रेज जो हैं फिर रानी से हार गए और विजयी रानी और आगे चल दी और उसके बाद उसने ग्वालियर पर भी अपना अधिकार जमा लिया। ग्वालियर के जो मित्र थे वो सिंधिया थे जो ग्वालियर के राजा थे और वो डर के मारे अपनी राजधानी को छोड़कर भाग गए। और ये सारी बातें हमें बुंदेलखंड के लोगों से सुनी थी कि मर्दों के समान लड़ने वाली वह तो झांसी की रानी थी। हम ये भी कह सकते हैं कि रानी आगे बढ़ी और लगातार 100 मील तक घोड़ा दौड़ाते हुए कालपी पहुंची। घोड़ा थककर धरती पर गिर गया और वहीं स्वर्ग से धार गया, अर्थात मर गया। यमुना किनारे रानी ने फिर से अंग्रेजों को हरा दिया। विजयी होकर वह फिर आगे बढ़ी और ग्वालियर पर अपना अधिकार जमा लिया। वहां का राजा सिंधिया था जो अंग्रेजों का दोस्त था, वो अपनी राजधानी छोड़कर भाग खड़ा हुआ क्योंकि वो डर गया था। डर के मारे वो वहां से भाग खड़ा हुआ। बुंदेलों के मुख से हमने वीरतापूर्ण लड़ने वाली उस झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी थी जो युद्ध के मैदान में डटी रही थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। काना और मंदरा सखिया रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब क्या हुआ कि वहां अंग्रेजों को हराकर वो आगे बढ़ती आ रही थी और अब उसे फिर विजय मिल गई थी और फिर दोबारा उसने आगे देखा कि अंग्रेजों ने उसे फिर घेर लिया है और अब की बार उसके सामने था जनरल स्मिथ और उसे भी रानी ने हरा दिया।
काना और मंदरा जो रानी की सहेलियां थी, वो दोनों युद्ध में हर वक्त उसके साथ थी और वो दोनों भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समान युद्ध में कुशल थी, निपुण थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। जिस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई सबको हराती जा रही थी, उसी प्रकार काना और मंदरा भी सारे अंग्रेजों को मारकर युद्ध के मैदान में गिराती जा रही थी। परंतु पीछे से ह्यूरोज आ गया। हीरोज ने क्या किया, पीछे से, हीरोज एक और अंग्रेज था जिसने पीछे से रानी पर हमला किया, जो कि युद्ध के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। कभी भी युद्ध का ये नियम कभी नहीं होता कि कोई भी पीछे से आक्रमण करे, लेकिन ह्यूरोज इतना बेईमान इंसान था, इतना हम कह सकते हैं कि ऐसा घटिया इंसान था जिसने रानी पर पीछे से हमला किया और उसने रानी को चारों ओर से घेर लिया। ये सारी बातें हमने बुंदेले हरबोलो के मुंह से सुनी थी कि मर्दों के समान लड़ने वाली झांसी की रानी थी। हम ये भी कह सकते हैं कि रानी को विजय तो मिली, पर अंग्रेजों की सेना ने उन्हें फिर से घेर लिया। इस बार उनका सामना जनरल स्मिथ से था, जिसे उन्होंने परास्त कर दिया, यानी युद्ध के मैदान में हरा दिया। रानी के साथ उनकी सहेलियां काना और मंदरा थी। युद्ध के मैदान में उन दोनों ने भी भारी तबाही मचाई थी, लेकिन तभी पीछे से ह्यूरोज आ गया और रानी को उसने चारों ओर से घेर लिया। और रानी की स्थिति ये थी कि रानी अब चारों ओर से दुश्मनों से घिर चुकी थी। बुंदेले हरबोलो के मुंह से हमने उस वीर रानी की कहानी सुनी थी कि युद्ध के मैदान में वो डटकर लड़ती रही, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी डटी, वहां युद्ध के मैदान में डटी रही, चारों तरफ से वो दुश्मनों से घिरी हुई थी, फिर भी मार काट करती वो आगे चलती गई। और जब वो आगे बढ़ती जा रही थी तो सामने एक नाला आया और जो उनका घोड़ा था वो बिल्कुल नया था, वो उस नाले को पार नहीं कर पाया और चारों तरफ से अंग्रेजों ने फिर उन्हें घेर लिया। और घिरने के बाद भी वो युद्ध करती रही, लेकिन चारों ओर से बार बार उन पर प्रहार हो रहे थे, सब उन पर वार कर रहे थे, जिसकी वजह से वो शेरनी जो युद्ध के मैदान में शेर के समान लड़ रही थी, वो घायल होकर धरती पर गिर गई और उसी वक्त वो वीर गति को प्राप्त हो गई। ये सारी बातें हमने बुंदेलखंड के लोगों से सुनी थी कि के मर्दों के समान लड़ने वाली वह झांसी की रानी थी। अंग्रेजों की सेना से घिरी होने पर भी रानी ने अंग्रेजों के बीच भारी मारकाट मचाई और शत्रु सेना को पार कर आगे बढ़ती गई। तभी उसके सामने एक नाला आया। उस संकट को पार करना उसके लिए शायद मुश्किल था, क्योंकि उनका जो घोड़ा था वो नया था और वह अड़ गया। इतनी देर में अंग्रेज घुड़सवार वहां आ पहुंचे। अकेली रानी अनगिनत शत्रुओं से लड़ने लगी, उन पर वार होते रहे और अंततः शेरनी के समान वह स्त्री घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसे देश के लिए शहीद होना ही था। बुंदेले अंग्रेजों के साथ जमकर लड़ने वाली उस वीरांगना रानी की कथा हमें सुनाते हैं कि मर्दों के समान लड़ने वाली वह झांसी की रानी थी। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी रानी अब वीर गति को प्राप्त हो गई और अब उनकी सवारी कोई घोड़ा नहीं था, अब उनकी सवारी थी वो चिता जिस पर उनकी अर्थी को जाना था। ऐसा कहा गया कि तेज से तेज मिल गया, उस तेज की वो सच्ची अधिकारी थी। जब उनकी मृत्यु हुई उनकी उम्र केवल 23 वर्ष थी। वो मनुज नहीं थी, वो मनुष्य नहीं थी, वो मनुष्य के रूप में एक अवतार थी
जो हम सोए हुए भारतवासियों को जगाने आई थी। स्वतंत्रता नारी बनकर उसने देश के वासियों को, देश के सोए हुए वासियों को जगा दिया था। सबको रास्ता दिखा गई, सबको वो सीख सिखा गई जो उसे सिखानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने उनकी सभी कहानियां सुनी थी कि मर्दों के समान लड़ने वाली वह झांसी की रानी थी। हम ये भी कह सकते हैं कि रानी अब मृत्यु को प्राप्त हो गई। चिता पर ही उसकी अलौकिक यात्रा निकलनी थी। अब घोड़े पर उसकी यात्रा नहीं निकलनी थी, अब चिता पर उसकी यात्रा निकलनी थी। उनका तेज अग्नि के तेज से मिल गया, यानी उनके अंदर का जो तेज था और जो अग्नि का तेज होता है वो दोनों मिल चुके थे। वह सही अर्थों में तेज की ही अधिकारी थी। मात्र 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने जो किया वह कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता था। वह अवश्य ही ईश्वर के रूप में इस धरती पर आई थी। स्वतंत्रता की देवी बनकर वह हमारे सोए हुए मस्तिष्क को जगाने आई थी। वह हमें रास्ता दिखाकर चली गई। हमें जो शिक्षा देनी थी वो शिक्षा हमें देकर चली गई। और ये सारी बातें हमने बुंदेलखंड के उन वासियों से सुनी थी जो हमें उस महान नारी की कथा को सुनाते हैं। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावे गा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर कहते हैं कि जाओ रानी जाओ, आप हम सबको जगा गई हो, हम आपके कृतज्ञ हैं, हम भारतवासी आपको याद रखेंगे, आप जाओ, आपका बलिदान खाली नहीं जाएगा। हम इस अविनाशी स्वतंत्रता को हासिल करके ही दम लेंगे। इतिहास चाहे चुप हो जाए, चाहे इतिहास सच्चाई को फांसी लगा दे, चाहे वो झांसी को गोलों से उड़ा दे, चाहे वो सब कुछ खत्म कर दे, लेकिन हम तेरी कुर्बानी को कभी नहीं भूलेंगे। तेरा स्मारक तू ही होगी। कहते हैं हमें तेरे जाने के बाद किसी स्मारक की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि बड़े सारे नेताओं के स्टैचूज, जो स्मारक होते हैं, वो बनाए जाते हैं उनकी याद में। तो देशवासी झांसी की रानी को कहते हैं कि तेरे स्मारक की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तू अपने आप में ही इतनी अमिट निशानी है कि हमारे अंदर से, हमारे अंतरतम से तुम कभी बाहर निकल ही नहीं सकती हो। और ये सारी बातें हमें बुंदेलखंड के लोगों से सुनी थी कि मर्दों के समान लड़ने वाली वह झांसी की रानी थी। हम ये कह सकते हैं कि कवित्री रानी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कह रही है, जो ये लास्ट हमारा जो पद्यांश है, इसमें कवित्री श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है रानी लक्ष्मीबाई को। और उन्हें क्या कहना चाहती हैं कि हम भारतवासी तुम्हारे इस उपकार को हमेशा याद रखेंगे, हम तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि तुम्हारा ये बलिदान कभी ना मिटने वाली स्वतंत्रता की भावना को जन्म देगा। क्योंकि तुमने जो ये हमारे अंदर स्वतंत्रता की आग जला दी है, चिंगारी जला दी है, वो हमारे अंदर से कभी नहीं मिटेगी। भले ही इतिहास में तुम्हारे विषय में कुछ ना लिखा जाए, तुम्हारी सच्चाई को मिटाने के प्रयास किए जाएं, विजय में मस्त अंग्रेज भले ही गोलों से झांसी को उड़ा दें, निशान, उसका नामो निशान मिटा दें, लेकिन तू स्वयं कभी ना मिटने वाली निशानी है। तेरा कोई स्मारक बने या ना बने, तू स्वयं ही अपना स्मारक है, क्योंकि तेरी वीरता और तेरी गाथा अतुलनीय है। लक्ष्मीबाई की वीरता की यह गाथा हमें बुंदेलों के मुंह से सुनी थी कि युद्ध के मैदान में मर्दों के समान लड़ने वाली वह झांसी की रानी थी। झांसी की रानी की एक उक्ति शायद आज तक सबकी जुबान पर होगी, जब उन्होंने कहा था, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। और उनकी जो ये उक्ति थी, उस उक्ति ने ही देशवासियों के अंदर ये भावना जागृत की कि हम अपने देश को अंग्रेजों का गुलाम नहीं होने देंगे। अब तक हमने जितनी गुलामी सहनी थी सह ली, लेकिन अब हम अपने देश को आजाद करके ही दम लेंगे। और उनके इन्हीं प्रयासों की वजह से, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के प्रयासों की वजह से, और जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके प्रयासों की वजह से आज हमारा देश आजाद है।
आज हम जिस भारत में रह रहे हैं वो देश आजाद है। आज हम जो चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। इसलिए हम झांसी की रानी की उस कुर्बानी को कभी नहीं भूल सकते। उनको हमारा शत शत नमन। तो बच्चों, आज हमने झांसी की रानी कविता की व्याख्या की। अगली बार मैं एक नए पाठ के साथ फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।